गुड मॉर्निंग बच्चों। महिला महाविद्यालय वाल्मीकि के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। बच्चों, हम जो चर्चा कर रहे हैं वो बीए पार्ट 3 की चर्चा हो रही है और उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है भारत का भूगोल से संबंधित है। भारत का भूगोल, और इसमें सबसे पहले हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो भारत परिचय से संबंधित है। किससे संबंधित है बच्चों? भारत परिचय से संबंधित है। और इसमें भी इस वीडियो के अंदर आज दो चीजों की चर्चा करने वाले हैं। एक तो भारत के नामकरण की चर्चा करने वाले हैं, ठीक है, और भारत के नामकरण के साथ साथ में उसकी वैश्विक संदर्भ में, विश्व के संदर्भ में जो स्थिति है उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये दो बिंदु हैं, इनसे संबंधित बच्चों ये हमारा वीडियो है। तो भारत की वैश्विक संदर्भ में स्थिति और भारत का नाम, ये आज के हमारे इस वीडियो के मेन विषय। बच्चों, कभी आपने सोचा है कि भारत का नाम भारत क्यों पड़ा? देखो, हर चीज का नाम रखने के पीछे निश्चित रूप से कोई कोई वजह होती है। आपका भी नाम रखा गया है, मेरा भी नाम रखा गया है, इसमें निश्चित रूप से कोई कोई वजह है। ज्योतिष जो होता है नामकरण करने से पहले ग्रह नक्षत्रों की गणना करता है, उनके आधार पर हमारा नाम निकलता है। तो जैसे हमारा नामकरण हुआ है, ठीक वैसे भारत का भी नामकरण। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछता हूं कि बताओ कि भारत को कौन कौन से नामों से जाना है? भारत के नाम क्या क्या हैं, ये बताओ। तो सीधी सी बात है कि एक तो भारत का नाम कॉमनली जो हमारी कॉमन जो नाम है भारत, आप भी जानते थे। इसके अलावा एक आपके सामने आ जाएगा इंडिया, ठीक है ना भारत का नाम, ठीक है। और बताओ, एक हम कहेंगे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। और बताओ, और भी नाम है क्या भारत के? चलो ठीक, आपको पता है नहीं, मैं बताता हूं। देखिए, आर्यभट्ट, क्या कहते हैं? आर्यभट्ट, ठीक है। और इसके साथ साथ एक और भारत का नाम है जम्बूद्वीप। क्या कहा जाता है? जम्बूद्वीप, ठीक है। तो ये भारत के प्रचलित नाम है वर्तमान, जिनसे भारत को जाना जाता है। इन नामों से भारत को जाना जाता है। अब इनमें से हर एक प्रत्येक नाम की चर्चा करने वाले हैं कि भारत क्यों कहा गया, इंडिया क्यों कहा गया, हिंदुस्तान क्यों कहा गया, आर्यभट्ट क्यों कहा गया, और साथ साथ में जम्बूद्वीप क्यों कहा। वजह है, पहले हम कहते हैं निश्चित रूप से वजह होने वाली है। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं भारत। भारत का नाम भारत क्यों पड़ा, इसकी चर्चा करते हैं। देखिए, जब पूरे विश्व के अंदर सभ्यताओं का विकास नहीं हुआ था, मानवीय विकास नहीं हुआ था, तकनीकी विकास नहीं हुआ, उससे पहले हमारा भारत समृद्ध था, सक्षम था, विकासशील था। तो भारत के पास अपने विकासशील स्थिति के कारण, अपनी समृद्धता के कारण, और सबसे बड़ी बात, यहाँ जो कृषि प्रक्रिया थी वो इतनी अधिक उन्नत थी कि यहाँ पे धन्य धान का अपार उत्पादन होता था, फसलों का बहुत अधिक उत्पादन, अन्न के भंडार पाए जाते, दूध दही की नदियां बहती थी। सुना है ना आपने? भारत सोने की चिड़िया कहलाता, सुना है ना? तो हमारा भारत पूरे विश्व की तुलना में बहुत आगे था, और यहाँ पर विशेष रूप से कृषि के दृष्टिकोण से पारंगत होने के कारण, कृषि में अधिक उन्नत स्थिति होने के कारण पूरे विश्व के जो लोग थे उनको खाने पीने की जो सामग्री थी वो हमारे भारत से प्रदान की जाती।
तो लोगों को जो भरण पोषण का जो कार्य करता था वो हमारा भारत करता। कौन करता था? भारत। तो यहां से नाम निकल के आया, विश्व का भरण पोषण करने वाला जो क्षेत्र है उसको क्या कहा गया? भारत। भारत का मतलब जो भरण पोषण करता है। तो कौन करता है? हमारा देश करता था, और भरण पोषण बढ़ता होने के कारण ही इसका नाम क्या पड़ गया? भारत। एक तो नामकरण के पीछे की ये हिस्ट्री है। दूसरा देखिए, भारत का नाम जो भारत पड़ा, इसके पीछे एक और तर्क है। आपको पता है हमारे भारत में बहुत सारे राजा महाराजा हुए हैं, और उन्हीं राजा महाराजाओं में राजा दुष्यंत के बारे में भी आपने सुना राजा दुष्यंत के बारे में? चलो शकुंतला के बारे में सुना होगा, निश्चित रूप से सुना है ना आपने। तो दुष्यंत और शकुंतला को आप जानते हैं। तो राजा जो दुष्यंत जो थे, उनकी और शकुंतला, इन दोनों का, दुष्यंत और शकुंतला का क्या होता? गंधर्व विवाह हुआ, और गंधर्व विवाह के पश्चात इन दोनों से जो संतान उत्पन्न हुई उसका नाम था भरत। क्या था? भरत। और भरत जो थे आगे चल के चक्रवर्ती सम्राट हुए। चक्रवर्ती का मतलब पूरे विश्व पे शासन करने वाले सम्राट हुए। अपने अदम्य साहस, कुशलता, रणनीति और कुशल नेतृत्व की प्रक्रिया के कारण पूरे विश्व पर शासन करने वाली स्थिति जो होती है उसको चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है। तो भरत ने पूरे विश्व पर शासन किया, और इसी काम को चक्रवर्ती सम्राट कहा गया, और उस भरत के नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ गया? भारत। तो ये दूसरा तथ्य है कि हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा। ये दो मेन वजह है, ये मुख्य वजह है जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा। तो एक ही कहानी खत्म हुई। आप चलते हैं बच्चों में इंडिया के ऊपर, कि भारत को इंडिया क्यों कहा जाता है, इसके ऊपर चलते। देखो, आपको बहुत अच्छे से पता है कि भारत का ये जो उत्तरी भाग है, देख रहे हैं आप ये उत्तरी भाग, इस उत्तरी भाग के अंदर बहुत सारी नदियां बहती हैं। बहती नहीं बहती है। कौन कौन सी बहती है? तो देखिए, एक तो ये नदी होगी सिंधु नदी, और दूसरी मुख्य नदी कौन सी होगी? सतलज नदी। और उसके बाद में छोटी मोटी बहुत सारी नदियां, झेलम है, रावी है, चिनाब है, व्यास, उनसे हमारा भी फिलहाल कोई लेना नहीं। अभी हम सिर्फ एक नदी की चर्चा करेंगे जिसके आधार पर हमारे भारत का नामकरण हुआ है। तो कौन कौन सा ध्यान दीजिए, भारत के उत्तरी भाग में यहाँ पर ये जो नदी है इसको सिंधु नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंधु नदी। क्या कहा जाता है? सिंधु। आपको सिंधु का ध्यान रखना है। एक और नाम मैं आपको बता देता हूँ, इसकी चर्चा बाद में करेंगे। सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव प्रदेश, ये भी भारत का ही नाम है। फिर सिंधु नदी रहती है। यूनानी जो लोग थे, यूनान में जो लोग रहते थे, रोम के जो निवासी थे, वो क्या कहते थे? सिंधु जो नदी है इसको इंडस कहते थे। क्या कहते थे? इंडस। INDUS, ये इंडस कहते थे। यूनानी लोगों के द्वारा सिंधु नदी को इंडस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इंडस, यूनानी भाषा। और उस इंडस के आधार पर भारत का नाम क्या हो गया? इंडिया हो गया। तो इंडस से जो भारत का नाम निकल के आया वो क्या निकल के आ गया? इंडिया निकल के आ गया। तो ये हमारे भारत का दूसरा नाम हो गया। कौन सा? सिंधु नदी के आधार पर किसने कहा? यूनानियों ने कहा। किसने कहा? यूनानियों ने कहा। सिंधु नदी को क्या कहा यूनानियों ने? इंडस कहा। क्या कहा? इंडस कहा। और इंडस के बाद में उस क्षेत्र का नाम क्या हो गया? इंडिया हो गया। तो सिंधु नदी, इंडस नदी वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? इंडिया कहलाता है। ये दूसरा नाम निकल के आया। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं हिंदुस्तान के साथ। जैसे यूनानी लोगों ने सिंधु नदी को इंडस कहा था, वैसे ही ईरानी जो लोग थे, फारसी जो लोग थे, फारसी भाषा के अंदर ईरान के रहने वाले ईरानियों ने फारसी भाषा में
ये जो सिंधु नदी थी, इस सिंधु नदी को ईरानी लोग, कौन से लोग? ईरानी लोग, उन्होंने क्या कहा? सिंधु, इसका नाम तो क्या है? सिंधु। लेकिन ये सिंधु में जो श है, तो ईरानी लोग क्या करते थे? सिंधु का जो स है, इस स को शाब्दिक अपभ्रंश के कारण है कहते थे। क्या कहते थे? है। यानी स के स्थान पर क्या बोलते थे? है बोलते थे। जैसे हम हमारे पाली साइड जाएंगे, राजस्थान के अंदर भी आप देख रहे होंगे, पाली साइड जाएंगे, कुछ जगह अलग अलग शब्दों का उच्चारण अलग अलग होता है, तो वहां भी आजकल स के स्थान पर है कहा जाता है। या देखो, हर जगह अपनी अलग अलग भाषा होती है, लोकल जो लैंग्वेज होती है अलग अलग होती है। जैसे हम विशेष रूप से बांदीकुई के रहने वाले हैं, दौसा के आसपास के रहने वाले हैं, तो मैं आपको एक सेंटेंस बोलता हूँ, भाई क्या कर रहे हो, ये हिंदी का शब्द है, हिंदी का सेंटेंस है, लेकिन इसको जब लोकल लैंग्वेज में बोलेंगे तो अलग अलग हो जाएगा। जैसे आप बांदीकुई के आसपास क्या कर रहे हो, उसको आप क्या कहेंगे लोकल लैंग्वेज में? काइंड कर लो, चे, है ना, कुछ शब्द निकल गया ना, चे। कुछ जगह का आगा चे का क्या हो जाता है? छे हो जाता है। दौसा साइड आप जाओगे, काइंड कर लो, छे, है, तो शब्द अलग हो रहा है। या फिर आप अलवर साइड, बांसुर, बहरोड साइड जाओगे तो क्या होता है? के कर रहे उससे। तो आप क्या देख रहे हैं? जो शब्द है क्या कर रहा है, वो कहीं पे चे में यूज आ रहा है, कहीं पे छे में यूज आ रहा है, कहीं पे से में यूज आ रहा है। तो शाब्दिक अपभ्रंश है, अपने अपने स्थान के आधार पर शब्द का जो अक्षर होता है अलग अलग हो जाता है। तो जो ईरानी लोग थे, वो शाब्दिक अपभ्रंश के कारण इस श को क्या कहते थे? है कहते थे। क्या कहते थे? है। यानी स के स्थान पर उच्चारण क्या होता है? होता है। तो इसी कारण ये जो नदी बहती थी भारत के उत्तरी भाग में, कौन सी नदी? सिंधु नदी। तो शाब्दिक अपभ्रंश के कारण स के स्थान पर क्या हो गया? है हो गया। तो सिंधु का क्या हो गया? हिंदू हो गया। समझ में आ गया ना? सिंधु का क्या हो गया? हिंदू हो गया। और सिंधु के बहने का स्थान, सिंधु के बहने का स्थान तो क्या हो गया? सिंधुस्तान। सिंधु जहां बहती है उसके बहने का स्थान मीन्स कौन सा? सिंधुस्तान। अब यहां सिंधुस्तान जो क्षेत्र बना, उसी को से की जगह है बोलने के कारण सिंधुस्तान की जगह ईरानियों ने इसको क्या कह दिया? हिंदुस्तान। क्या कह दिया? हिंदुस्तान। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि भारत का नाम भारत क्यों पड़ा? क्यों पड़ा? ऐसे पड़ा। भारत तो ऐसे पड़ा, इंडिया कैसे पड़ा? वो वैसे पड़ा, और हिंदुस्तान कैसे पड़ा? ये भी आपके सामने। तो ये भारत का तीसरा नाम है। या फिर हम ऐसा कहें कि भारत का जो एक नया नाम है हिंदुस्तान, वो हमारे सामने निकलकर आ गया। ऐसे हमारा हिंदुस्तान। अब हम आगे चलते हैं आर्यभट्ट के लोग। आपको पता है भारत में सबसे पहले आने वाले जो बाहरी लोग थे वो आर्य लोग आए। कौन से आए थे? आर्य लोग। और सबसे पहले आर्य लोगों के भारत आगमन के कारण ही इसका जो नामकरण हुआ वो क्या हो गया? आर्यभट्ट। क्या हो गया? आर्यभट्ट। तो भारत में सबसे पहले आर्य लोगों के आने के कारण इसका नामकरण क्या हो गया? आर्यभट्ट हो गया। तो एक और नाम निकल के आ गया हमारे भारत का, कौन सा? आर्यभट्ट। उसके बाद में चलते हैं जम्बूद्वीप। देखो, पौराणिक काल, प्राचीन काल के अंदर पूरा जो विश्व था, उस विश्व को अलग अलग द्वीपों में बांटा गया था। जैसे आज आप देखते हैं महाद्वीप देखते हैं, पहले ऐसे बड़े भूभागों को कुछ द्वीपों में बांटा गया और उन द्वीपों में से भारत से संबंधित जो द्वीप था उसको क्या कहा गया था? जम्बूद्वीप कहा गया था। क्या कहा गया था? जम्बूद्वीप कहा गया। भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला जो क्षेत्र था उसको क्या कहा गया? जम्बूद्वीप कहा गया। और ऐसा नाम आपको सुनने को बहुत कम मिलता होगा, और जो लोग ध्यान दे रहे हैं आप में से उन्हीं को सुनने को मिलता है। अब ध्यान कहाँ, जो कभी सुना है आपने भारत को जम्बूद्वीप कहा गया? सुना है क्या? मुझे लगता है शायद आपने ध्यान दिया होगा, लेकिन मैं आपको आज बताता हूँ, क्योंकि हमारे वेद क्या है? पौराणिक काल, प्राचीन कालीन वेद है, और प्राचीन काल में वेदों के अनुसार ही ऋचाओं का और मंत्रों का उच्चारण होता है। तो आज भी जब कभी भी आपके घर के अंदर
कोई भी धार्मिक आयोजन हो रहा हो, हवन संबंधी कार्य हो रहे हो और मंत्रों का ऋचाओं का उच्चारण हो रहा हो, तो ध्यान देना जब कभी भी संकल्प करवाया जाता है, अर्पण और तर्पण की स्थिति आती है, उसमें ध्यान देना। अब आगे से ज्यादा आगे से जब भी आप कभी ऐसी प्रक्रिया हो रही हो तो ध्यान देना, जो मंत्रोच्चारण करने वाला पंडित होता है वो अक्सर ये कहता है भारतवर्ष से जम्मू द्वीप पे, ऐसा कहा जाता है, ठीक है ना। तो भारतवर्ष से जम्मू द्वीप किसका, भारतवर्ष जो किसका भाग है, जम्मू द्वीप का भाग। में प्राचीन काल में द्वीप थे, उनमें से एक तो जम्बू द्वीप था, मेन की हम बात करें, एक शालमली द्वीप था, एक क्रौंच द्वीप था। तो ये कुछ ऐसे द्वीप थे जो प्राचीन कालीन द्वीप थे। तो पौराणिक काल के आधार पर हमारे भारत का जो नाम हो जाता है जम्बू द्वीप के रूप में जाना जाता है। एक और नाम आ गया सप्त सैंधव प्रदेश। तो हमारे भारत को सप्त सैंधव प्रदेश जो कहा जाता है, उसके पीछे कौन कौन से कारण जिम्मेदार हैं, सप्त सैंधव प्रदेश क्यों कहा जाता है, इसके अंदर जाना। देखिए बच्चों, सप्त का मतलब होता है सात और सिंधु का मतलब साधारणतः प्लेन किससे होता है, नदी से होता है। किससे होता है, नदी से। तो भारत का ये जो भाग है ये बड़ी बड़ी सात नदियों का क्षेत्र है। भाई छोटी तो बहुत सारी है, असंख्य नदियां हैं छोटी तो, लेकिन भारत में बड़े रूप से सात बड़ी नदियां बहती हैं भारत के उत्तरी भाग में। आपने सिंधु के बारे में सुना होगा, सतलज के बारे में, गंगा है, यमुना है, घाघरा है, गंडक है, कोसी और ब्रह्मपुत्र, सुना इनके बारे में। तो इन नदियों के द्वारा अपवाहित क्षेत्र होने के कारण, नदियों के बहाव का क्षेत्र होने के कारण भारत को सप्त सैंधव प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है। तो ये पूरी की पूरी जो कहानी थी बच्चों, वो भारत के नाम पर। अब आपके समझ में आ गया होगा कि भारत का नाम भारत क्यों पड़ा। आपसे पहले शायद समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैंने आपको सारे तर्क बताए कि भारत को भारत क्यों कहा जाता है, भारत को इंडिया क्यों कहा जाता है, हिंदुस्तान क्यों कहा गया, आर्यव्रत क्यों कहा गया, जम्बू द्वीप क्यों कहा गया और सप्त सैंधव प्रदेश के रूप में क्यों जाना जाता है। तो ये जो चर्चा थी ये भारत के नामकरण की थी और ये यहाँ जाके हमारा जो पहला पॉइंट था वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब बच्चों हम चलते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर, और दूसरा पॉइंट क्या है, वैश्विक संदर्भ में भारत की स्थिति। विश्व के संदर्भ में भारत की स्थिति कहां पर है, कैसी और भारत कहां है। तो जब स्थिति का संबंध आता है, और हम सब किसके, आप भी भूगोल के स्टूडेंट है, मैं भूगोल का स्टूडेंट रहा हूं, अभी मैं भूगोल का अध्यापन आपको करवा रहा हूं। तो अध्ययन और अध्यापन से संबंध जुड़ा हुआ होने का हमारे सामने जब भी स्थिति आए तो आपको समझना भौगोलिक स्थिति से। इससे समझ रहे, क्योंकि भूगोल के विद्यार्थी होने के नाते हमारा जो मेन मकसद है कि कौन सी स्थिति से। देखो, एक तो राजनीतिक स्थिति होती है, एक आर्थिक स्थिति होती है, सामरिक, बहुत सारी स्थिति होती है। आपको मेन जो ध्यान रखना है वो भौगोलिक स्थिति को ध्यान रखना। तो भारत विश्व में कहाँ है, भारत ग्लोब पर कहाँ, इसकी स्थिति जो कहलाएगी वो भारत की भौगोलिक स्थिति के रूप में जानी जाएगी। तो पृथ्वी देखिए आपने, निश्चित रूप से देखी है ना पृथ्वी, हमने तो डायरेक्टली देखी होगी, ऐसा नहीं पूरी पृथ्वी हमने ग्लोब के रूप में देखी है, हमने कंप्यूटर पे देखी है, हमने मैप में देखी है ना पृथ्वी को, सभी ने देखी। पृथ्वी कैसी, गोल है, कैसी है, गोल। पृथ्वी गोल है, पूरी तरह गोल है क्या, नहीं, पृथ्वी गोल पूरी तरह नहीं है, चपटी है, संतरे के आकार की। इसके आकार की है, संतरा जो होता है संतरे के आकार की हमारी पृथ्वी है, इसका उत्तरी शीर्ष और निम्नवर्ती जो शीर्ष कैसा है, चपटा, लगभग ऐसी हमारी पृथ्वी की आकार। अब इस पृथ्वी का जो प्रतिरूप होता है, अक्षांश और देशांश को क्या किया जाता है। जो उत्तर से दक्षिण वाली ऐसी जो कोणीय रेखा होती है वो देशांतर कहलाती है, और जो पूर्व से पश्चिम वाली ऐसी कोणीय रेखा होती है वो अक्षांश कहलाती है। ठीक है, अब इस अक्षांश देशांतर की स्थिति के आधार पर ही किसी देश की भौगोलिक स्थिति का निर्धारण होता है, और इसी आधार पर हमारे भौगोल भारत की भी भौगोलिक स्थिति पाई जाती है। तो हम चर्चा करते हैं। देखो, ग्लोब पर ये ऊपर से लेके नीचे तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, इसको हम 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा। और इसी को हम क्या कहते हैं, GMT भी कहते हैं,
GMT बोल दो चाहे 0 डिग्री देशांतर रेखा बोल दो। जैसे ये ग्लोब को दो भागों में बांट दिया, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग, ठीक इसी प्रकार ग्लोब पर क्षैतिज रूप से, ये तो कौन से रूप में थी, लंबवत रूप में थी, कौन से रूप में थी, लंबवत रूप में, और ये जो रेखा पाई जाती है क्षैतिज रूप में पाई जाती है। ग्लोब को क्षैतिज रूप में दो भागों में बांटने वाली जो रेखा होती है उसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। और इस भूमध्य रेखा को ही बच्चों क्या कहा जाता है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्या कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो या तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा कह दो, या क्या कह दो, भूमध्य रेखा कह दो, और या फिर इसी को क्या कह सकते हैं, विषुवत रेखा। क्या कह सकते हैं, विषुवत रेखा। इन सबका मतलब एक ही है, आपको कंफ्यूज नहीं होना इसमें, विषुवत रेखा। तो आपने क्या देखा कि ग्लोब को 0 डिग्री देशांतर रेखा और 0 डिग्री अक्षांश रेखा अलग अलग भागों में बांट दी। ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा ग्लोब को दो भागों में बांटती है, एक तो उत्तरी गोलार्ध और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा ये ग्लोब को दो भागों में बांट रही है, पूर्वी गोलार्ध और दूसरा कौन सा, पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, अब ये कौन सा हो गया, ये एन हो गया उत्तरी दिशा, ये कौन सा हो गया एस दक्षिणी दिशा होगी, ये कौन सा हो गया वेस्ट पश्चिमी दिशा होगी, और ये कौन सा हो गया ईस्ट पूर्वी दिशा होगी। उत्तर दक्षिण पूर्व, 4 मेन दिशाएं हो चुकी हैं हमसे पहले, और इन 4 दिशाओं के बीच में 4 गौण दिशाएं भी पाई जाती हैं। 4 मेन दिशाएं 1 2 3 4, और 4 के बीच में 4 गौण दिशाएं। अब देखिए ये जो कंडीशन है, यहां जो किसी क्षेत्र की स्थिति होगी तो क्या कहलाएगी, एन ई, एन का मतलब नॉर्थ, ई का मतलब ईस्ट, तो क्या कहलाएगा, ये एन ई कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एन ई, यानी कि उत्तर पूर्व। क्या कहलाएगा, उत्तर पूर्व। ठीक है, ये भाग क्या कहलाएगा, एस ई कहलाएगा, एस ई, एस का मतलब दक्षिण, साउथ से संबंधित हो गया दक्षिण, और इसका मतलब क्या आ गया, दक्षिण पूर्व। ठीक है, ऐसे ही बच्चों ये वाला जो भाग बनेगा ये क्या कहलाएगा, एस डब्ल्यू, एस मतलब साउथ, साउथ मींस दक्षिण, और डब्ल्यू मतलब वेस्ट यानी पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, और ये वाला जो भाग बनेगा ये एन डब्ल्यू बन जाएगा। एन का मतलब उत्तर, नॉर्थ से संबंधित हो गया, और वेस्ट यानी पश्चिम, उत्तर पश्चिम। अब आपके सामने देखो 4 मेन, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, 4 तो मेन दिशाएं हैं, और 4 के साथ साथ 4 गौण हैं, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। अब इस दिशागत आधार पर भी हमारे देश की भौगोलिक स्थिति का क्या हुआ, निर्धारण हुआ। ठीक है, अब भारत कहां पर है, हमारा मेन मुद्दा यह है भारत कहां पर है। तो देखो भारत की जो अक्षांश स्थिति है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री और 6 मिनट, ये कहां है, उत्तरी अक्षांश। कहां पे है, उत्तरी अक्षांश। ठीक है, और जो भारत की देशांत की स्थिति है वो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट, ये पूर्वी देशांत, पूर्वी देशांत। सबसे पहले मैंने आपको ग्लोब पर अक्षांश देशांत रेखाओं के बारे में बताया था, और ये भारत की क्या होगी, अक्षांश देशांत की स्थिति होगी। अब इस स्थिति के अनुसार यदि देखें उत्तर और पूर्व, तो भारत देखिए कौन से गोलार्ध का होगा, भारत कहां होने वाला है, अक्षांश के आधार पर तो उत्तर में होने, इससे ऊपर होने वाला है, लेकिन देशांत के आधार पर भारत का पूर्व में, तो देखिए ये भाग कौन सा होगा, तो भारत किस भाग, इस गोलार्ध का हिस्सा है। भारत की स्थिति कहां पे, लगभग यहाँ पर, ये मान लो ये भारत की स्थिति। तो बच्चों अब मुझे आप बताइए कि वैश्विक संदर्भ में, ग्लोब के संदर्भ में भारत की जो स्थिति है वो कौन सी। तो निश्चित सी बात है, जब हम इन अक्षांश और देशांतों को ध्यान में रखते हुए ग्लोब के ऊपर जाते हैं और ग्लोब के ऊपर हम भारत की स्थिति को देखते हैं, तो भारत की स्थिति को देखने के बाद हमारे सामने चीज निकल कर आती है कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। तो ये भारत की स्थिति है, किसके संदर्भ में, ग्लोब के संदर्भ में, ये हमारे भारत की
की स्थिति हो जाती है कि भारत कहाँ पर है और कैसी स्थिति में हमारे भारत के ग्लोब की स्थिति देखने को तो आपने देखा। तो ये वैश्विक संदर्भ में भारत की स्थिति थी, इस पर ग्लोब पर। और मानचित्र के दृष्टिकोण से यदि आप देखें तो भारत बच्चों दक्षिण एशिया का भाग, एशिया जो महाद्वीप है उसका अंग है, और एशिया महाद्वीप के अंदर में दक्षिण एशिया जो है उसका भाग है। तो दक्षिण एशिया में हमारे भारत को शामिल किया जाता है और भारत को प्रायद्वीपीय देश कहा जाता है। सामुद्रिक स्थिति होने के कारण भारत को प्रायद्वीपीय देश कहा जाता है और इसकी समुद्री और स्थलीय दोनों प्रकार की सीमाएं पाई जाती है। तो बच्चों आज का ये जो हमारा वीडियो था यही समाप्त होता है। हमने इसमें चर्चा की भारत का नाम, भारत को अलग अलग नामों से क्यों जाना जाता है, उनके पीछे कौन कौन से तथ्य थे, और साथ साथ में हमने भारत की ग्लोब पर स्थिति कैसी है, वैश्विक संदर्भ में भारत की स्थिति इसके बारे में चर्चा की। तो आज का हमारा ये वीडियो यही समाप्त होता है।